है ना। तो जो मथुरा का विधायक है, क्या नाम है उसका, राजेश चौधरी। राजेश चौधरी कौन होते हैं चौधरी? शूद्र में आते हैं। अकॉर्डिंग टू मनु वर्ण व्यवस्था शूद्र में आते हैं, वो खुद शूद्र हैं और बाबा साहेब के संविधान की बदौलत ही विधायक बन पाए हैं। परम आदरणीय बहन जी भारत में प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री बनी है, किसी का एहसान नहीं था, वो बहुजन समाज, बीजेपी का एहसान है। कोई बीजेपी का एहसान नहीं था, बीजेपी की औकात नहीं थी उस समय पे, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम जी खुद थे और उनको राजनीतिक जोड़तोड़ करने में जो महारत हासिल थी वो भाजपा के किसी नेता के पास नहीं थी। भाजपा जैसी पार्टी जो अपनी खुद की औकात देखे, जो किसी समय पे केवल 2 सीट थी वो भी भीख में मिली थी, वो जीते हुए एक भी सीट नहीं थे। आडवाणी जैसे नेताओं को भी कांग्रेस ने 2 सीटें भीख में दी थी कि भाई अब हमें विपक्ष का कुछ चाहिए, और ये चीजें ये सब देख रहे हैं। और ये राजेश चौधरी जैसे विधायक आए कैसे हैं? केवल ईवीएम जनता के द्वारा चुनकर तो नहीं आए हैं, और 100 से अधिक मुकदमे तमाम विपक्षी दलों ने, तमाम सत्ताधारियों ने बहन जी के खिलाफ किए थे कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, तमाम तरह तरह के आरोप लगा करके 100 से अधिक मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में गए, 100 से अधिक, उन सब में बाइज्जत बरी हुई, किसी एक भी मुकदमे में एक छोटा सा दाग तक नहीं मिला। खुलेआम चैलेंज करता हूं भाजपाइयों को, क्या मोदी ने एक भी यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के मुकाबले की बनाई है? तो मुझे बताएं, क्या मोदी जी ने एक भी अस्पताल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 24 जैसा, या मान्यवर साहब कांशीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कासना जैसा एक भी हॉस्पिटल बनाया है क्या? लेकिन संविधान तो राहुल गांधी बचा रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं बसपा कैसे बचाएगी? वो तो शून्य हो चुकी है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो निर्णय दिया SC/ST एक्ट में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने का, उसके ऊपर सबसे पहले 21 अगस्त को अगर पूरे भारत में एक तरफा बंद हुआ, शांतिपूर्ण बंद हुआ, ऐतिहासिक बंद हुआ, क्योंकि आज तक के भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने इस प्रकार का भारत बंद कराया हो। इस वक्त एक मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर घमासान देखने को मिल रहा है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इसके साथ साथ MLA राजेश चौधरी ने एक ऐसी टिप्पणी कर डाली जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रिया देखी जा रही है। बता दें कि राजेश चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनका यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती है, ये जो मुख्यमंत्री बनी है ये बीजेपी के कारण मुख्यमंत्री बन पाई है। इतना ही नहीं तो उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता में उन्होंने बरकरार रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जब मुख्यमंत्री रही तो ये सबसे भ्रष्टाचारी वाली सरकार इन्होंने चलाई है। तमाम बातें उनके माध्यम से की गई है और उन्होंने बताया है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना ये कहने की उनकी सबसे बड़ी गलती है। मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के नेता गोविंद सिंह जी है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस टिप्पणी पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। बताइए जी। बहन मायावती को कहा गया है कि बीजेपी के कारण वो मुख्यमंत्री बन पाई है। जी, सबसे पहले तो पराग भाई, आपके सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा जय भीम। मैं बसपा का कार्यकर्ता गोविंद सिंह आपके सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो टिप्पणी आज बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है ना, तो जो मथुरा का विधायक है, क्या नाम है उसका, राजेश चौधरी। राजेश चौधरी कौन होते हैं चौधरी? शूद्र में आते हैं। अकॉर्डिंग टू मनु वर्ण व्यवस्था शूद्र में आते हैं, वो खुद शूद्र हैं और बाबा साहेब के संविधान की बदौलत ही विधायक बन पाए हैं। और उसी संविधान की बदौलत परम आदरणीय बहन जी भारत में प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री बनी है, किसी का एहसान नहीं था, वो बहुजन समाज, बीजेपी का एहसान है। कोई बीजेपी का एहसान नहीं था, बीजेपी की औकात नहीं थी उस समय पे, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम जी खुद थे और उनको राजनीतिक जोड़तोड़ करने में जो महारत हासिल थी वो भाजपा के किसी नेता के पास नहीं थी। बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाना गलती बता रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाजपा जैसी पार्टियों को भी वही सेम राइट दिए हैं जो बहन जी के पास हैं, बहुजन समाज के लोगों के पास हैं। और अगर बहन जी मुख्यमंत्री 4 बार बनी, 1 बार नहीं 4 बार बनी, और भारतीय जनता पार्टी की गलती थी, तो वो गलती 1 बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, बट बहन जी तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। और भाजपा जैसी पार्टी जो अपनी खुद की औकात देखे, जो किसी समय पे केवल 2 सीट थी वो भी भीख में मिली थी, वो जीते हुए एक भी सीट नहीं थे। आडवाणी जैसे नेताओं को भी कांग्रेस ने 2 सीटें भीख में दी थी कि भाई अब हमें विपक्ष का कुछ चाहिए। आज वहां से यहाँ तक अगर बन पाए हैं तो वो भारतीय संविधान की देन है। तो ये कहना सरासर गलत। और दूसरी चीज, ऐसे छोटे मोटे, मैं सीधी बात कहता हूँ, विधायक है, MLA है,
कौन विधायक जनता की बदौलत है, मेरे और आपके जैसे वोटरों की बदौलत है। ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, तो बाबा साहब की बदौलत है। तो उसको ये हाथी की रफ्तार जब जब बढ़ती है, जब जब भी बढ़ती है, तो ऐसे छुटभइये दल, छोटे मोटे नेता लाइमलाइट में आने के लिए हमेशा इस प्रकार के कुत्सित प्रयास करते हैं, यानी कि वो चलते हुए हाथी को देखकर कुत्ते की तरह भौंकते हैं। तो ऐसे भौंकने वाले कुत्तों का हम हाथी वाले अधिकतर जवाब नहीं देते। लेकिन इस बार बहन जी ने खुद ट्वीट करके भाजपा को नसीहत दे डाली है कि ऐसे विधायक के खिलाफ, ऐसे अनुशासनहीन विधायक के खिलाफ, ऐसे चारित्रिक गिरे हुए आदमी के खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई करो और अपनी पार्टी से निष्कासित करने का जरा सी भी नैतिकता बाकी है तो। क्योंकि बहन जी ने उदाहरण पेश किए हैं, अपने खुद के सांसद तक को घर से गिरफ्तार कराया है। जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, अनुशासनहीनता की है, उनको गिरफ्तार कराया है। क्या भाजपा में ऐसा नैतिक बल है? मुझे नहीं लगता ऐसा नैतिक बल है। राजेश चौधरी कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है, बिल्कुल सही कहा है। तो मैं भी कह रहा हूँ, राजेश चौधरी हाथी पर भौंकने वाला कुत्ता है और मैं संविधान के दायरे में रह के ये बात कह रहा हूँ, जाए कर ले मेरे खिलाफ केस, ठीक है। ऐसे कुत्तों को हम मुंह नहीं लगाते। हम हाथी वाले अपने लक्ष्य पे, अपने फोकस पे हमारा ध्यान केंद्रित है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारी बढ़ती हुई रफ्तार को देखकर बहुजन समाज पार्टी ने अभी 21 तारीख को जो आंदोलन किया है, उनके प्रधानमंत्री तक को आश्वासन देना पड़ गया। क्यों किया? मजबूरी थी। क्योंकि ये बहुजन समाज, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस बात को समझ रहा है। और ये चीजें ये सब देख रहे हैं। और ये राजेश चौधरी जैसे विधायक आए कैसे हैं? केवल ईवीएम ईवीएम और ईवीएम, जनता के द्वारा चुनकर तो नहीं आए हैं, ये ईवीएम के माध्यम से आए। अरे लोगों ने जीता है, लोगों ने वोट किया है। मोदी जी का डंका, कोई डंका नहीं, डंका तो इनका 2020-21 में ही फट गया था, जंतर मंतर पे भी हम लोगों ने फाड़ा था। आज बताएं आप, महंगाई खत्म, तीसरी बार तो सरकार बना, कम हुई क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार ये लोगों को मिलने लगा क्या? और जो ये लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, बहन जी भारत के 13 सर्वश्रेष्ठ ईमानदार नेताओं में पहले नंबर पर आती हैं, पहले नंबर पे। और 100 से अधिक मुकदमे तमाम विपक्षी दलों ने, तमाम सत्ताधारियों ने बहन जी के खिलाफ किए थे कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, तमाम तरह तरह के आरोप लगा करके 100 से अधिक मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में गए, 100 से अधिक, उन सब में बाइज्जत बरी हुई। किसी एक भी मुकदमे में एक छोटा सा दाग तक नहीं मिला। तो क्या भाजपा के किसी भी नेता में इतना नैतिक बल है? भाजपा तो बलात्कारियों की पार्टी कहा जाता है। भाजपा का जो नारा है, बेटी बचाओ, सबसे ईमानदार पार्टी है। कैसे ईमानदार पार्टी कह सकते हैं? जो हमारे भारत देश पे कर्जा था केवल 55 लाख करोड़, अब तक की 75 साल की आजादी में केवल 55 लाख करोड़ था। पूरा काला धन वापस ला लिया मोदी जी। हाँ, काला धन वापस आने के बावजूद भी 205 लाख करोड़ पहुंचा दिया है, मतलब 4 गुना कर दिया। और विकास किसका किया? अंबानी और अडानी जैसे चंद उद्योगपतियों का, जिनको वो मित्रों कह के संबोधित करते हैं, केवल उनका ही विकास किया ना। आम जनता का क्या विकास? गरीबों की पार्टी है बीजेपी। मैं जिस जगह खड़ा हूं, मेरा जन्म स्थल यही है, पैदा मैं यहाँ हुआ, पला बड़ा मैं यहाँ पे, क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। रोजगार के क्या हालात हैं आज सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी का डंका देश में बज रहा है, देश को नंबर 1 बना दिया। आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में युवाओं और महिलाओं के लिए महंगाई और बेरोजगारी है। इस पे एक शब्द बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारा लगा था, सुना था आपने? आप देखिए, बिहार के मुजफ्फरनगर से लेकर के और बंगाल के जो घटना आज बहुत चर्चित है आजकल, और उसके इन सबके जिम्मेदार कौन है? अजय मिश्रा टेनी जैसे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे भाजपाई बलात्कारी। भाजपाइयों ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ने नहीं देंगे। एक भी स्कूल खोला क्या मोदी ने? बहन जी ने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जैसी 7 यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय 7 यूनिवर्सिटियां खोली। अरे देश में तो हर दिन आईआईटी खुल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं देश में हर दिन आईआईटी खुल रहा है। एक सेकंड पराग भाई, मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं भाजपाइयों को, क्या मोदी ने एक भी यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के मुकाबले की बनाई है? तो मुझे बताएं। क्या मोदी जी ने एक भी अस्पताल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 24 जैसा, या मान्यवर साहब कांशीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कासना जैसा एक भी हॉस्पिटल बनाया है क्या? सुरक्षा के लिए कितना देश सुरक्षित है आज? आए दिन चाइना लाल आंखें दिखाता है, इनकी बोलती वहां नहीं निकलती है ना। ना बेटियां सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। और तो और देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष, हमारे तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रांग, उनको इतनी बेरहमी से निशंस तरीके से काट के मार डाला जाता है। क्या किसी के कान पर जूं रहेंगी? कहां देश सुरक्षित है? ना बेटी सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना नेता सुरक्षित है। सुरक्षित कौन है? केवल अंबानी अडानी जैसे लोग, या फिर कंगना रनौत जैसी नाचने वालियां, जिनको ये Y+ और Z+ सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। क्या यही लोग देश के नागरिक हैं? हम जैसे आम लोग नागरिक नहीं है? जो हमारे साथी यहाँ
करोड़ों बहुजन जो रहते हैं, या वो देश के नागरिक नहीं, क्या वो वोट नहीं देते हैं? उन्हीं के वोटों के द्वारा अगर सरकार चुनी जाती तो इस देश में बसपा की सरकार आती, हाथी की सरकार आती, ना कि भाजपा और कांग्रेस। ये मनुवादियों की सरकारें अब इनकी गोल पट्टी खुल लेकिन चुकी है। संविधान तो राहुल गांधी बचा रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं बसपा कैसे बचाएगी? वो तो शून्य हो चुकी है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो निर्णय दिया SC/ST एक्ट में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने का, उसके ऊपर सबसे पहले 21 अगस्त को अगर पूरे भारत में एक तरफा बंद हुआ, शांतिपूर्ण बंद हुआ, ऐतिहासिक बंद हुआ, क्योंकि आज तक के भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने इस प्रकार का भारत बंद कराया हो कि जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई, कोई संपदा की हानि नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार जो सुनती नहीं, उनके सारे भारत के सभी जिलाधिकारी बिल्कुल हाथ पैर बंद करके पूरे दिन बैठे रहे। क्यों? क्योंकि बसपा का भारत बंद था, बहुजन समाज का भारत बंद था, बहुजन समाज के लाखों संगठनों का भारत बंद था। उस संगठन की गूंज केंद्र की सरकार को बहरा कर देगी और इन्हें जल्द से जल्द संविधान को 9वीं अनुसूची में डालना ही पड़ेगा। एकमात्र रास्ता यही है, नहीं तो 27 तारीख को बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर होने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है, उसमें कुछ बड़ा निर्णय आएगा। तो ये जो SC/ST वर्गीकरण का मुद्दा आपने बोला है, ये तो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बेहतर जो वर्गीकरण लाया है, जो आरक्षण है, जो आरक्षण सदियों से जिनको नहीं मिल पा रहा था, वो आरक्षण देने का काम आज सुप्रीम कोर्ट करना चाहता है, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, आप कह रहे हो सदियों से जिनको आरक्षण नहीं मिला। 10% EWS क्या है? अपर कास्ट सवर्णों को बिना किसी मांग के, बिना किसी डिमांड के EWS 10% EWS कोटे के तहत मिल रहा है। सवर्णों में तो गरीब होंगे। और सुन लीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, सभी राज्यों के हाई कोर्टों में जो जज बैठे हैं, ये कैसे चुनकर आते हैं? कॉलेजियम सिस्टम से, कि मेरा बाप अगर जज था तो उसका बेटा या उसका खानदान का ये आदमी जज बन सकता है। मैं या आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, क्योंकि उसकी कोई परीक्षा नहीं होती, विदाउट एनी एग्जाम आप जज बन सकते हैं। और वो अनपढ़ जज, मतलब मैंने अपने भाई भतीजे को बना दिया, चाहे वो अनपढ़ है या थोड़ा बहुत भी टैलेंटेड है, लेकिन मैं अपने भाई भतीजे को ही बनाऊंगा। आपके अंदर चाहे जितना मर्जी टैलेंट भरा हो, बाबा साहब अम्बेडकर के जितना भी टैलेंट भरा हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। इस व्यवस्था पर कब सवाल उठाएगी सरकार? लेकिन दलित समाज के तो जज तो है। दलित समाज का कौन सा जज? यार गवई है। अच्छा, परसेंटेज में कहाँ आते हैं वो? दलितों का कोई भी ऐसा जो पिछलग्गू है वो कभी हितैषी नहीं हो सकता। बाबू जब जगजीवन राम से लेकर के आज एक चंदा चोर और भी है, ऐसे तमाम दलित जो औरों के फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हैं, वो कभी बहुजन समाज के हितैषी नहीं है, बहुजनों के हितैषी नहीं है। तो कांग्रेस तो कहती है हमने अपना दलित बना दिया अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस में हिम्मत थी तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा गठबंधन खेलने का शौक था, 28 दलों से गठबंधन कर लिया, छुटभैया दलों तक से गठबंधन कर लिया, क्यों नहीं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे की घोषणा की और BSP के साथ चुनाव लड़े? अगर BSP के साथ चुनाव लड़ते तो उन्हें बहन जी खुद ही नहीं आना चाहती थी। किसने कहा? क्या कांग्रेस की अध्यक्षा ने? बहन जी खुद इंडिया गठबंधन में नहीं आना चाहती। नहीं, गलत खबर। ये मनु मीडिया की फैलाई खबरें, पराग भाई, आपके मन का सवाल नहीं है ना, ये आपके मन की बात है। ये मनु मीडिया ने आप लोगों के, हमारे बहुजनों के मन में भरा है कि बहन जी खुद गठबंधन में नहीं। बहन जी ने कब कहा कि मैं गठबंधन में नहीं आ रही? बहन जी ने खुली बाहों से साफ साफ कहा कि जो भी भाजपा और कांग्रेस जैसी मनुवादी पार्टियों से खिलाफ हैं, अलग हैं, उन सभी का खुली बाहों से स्वागत है। आपको याद है छत्तीसगढ़ में बहन जी गठबंधन किया, अभी हरियाणा में INLD के साथ बहन जी ने गठबंधन किया, और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ राज्यों में जाकर के भी हम गठबंधन करते हैं। लेकिन किन के साथ? जो बहुजन समाज के हितैषी हैं, बहुजन हितैषी हैं। कांग्रेस हितैषी है। कांग्रेस अगर हितैषी होती तो भारत में तो गरीबी होनी नहीं चाहिए थी। वो इंदिरा गांधी का नारा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा था कि गरीबी हटाएंगे, तो आज तक गरीबी भारत में। अरविंद केजरीवाल है दलितों के सबसे बड़े नेता। भ्रष्टाचारी बनिया केजरीवाल, मैं चाह ही रहा था कि आप उसका नाम लें, आप उसका नाम लें। तो दिल्ली में तो हर बार मुख्यमंत्री बनाते हैं। पराग भाई सुनिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी राज्य की पूरी कैबिनेट, यहाँ पे दिल्ली में बहुत छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, गिनती के 7 मंत्री बनते हैं, 7 के 7 मंत्री जेल में, और वो कहते हैं हम सबसे ईमानदार। इस बात पे कौन है? तो षड्यंत्र से भेज दिया। करेगा यकीन? अच्छा, बहन जी के ऊपर क्यों नहीं आंख उठा पाते?
केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्यों में सरकार भाजपा की है। बहन जी पे उंगली उठाकर तो देख ले। ईडी सीबीआई जब का कुछ है नहीं किया दबदबा है। ईडी सीबीआई बहन जी के लिए नहीं है, ठीक है। बहन जी ने अभी 488 लोकसभा सीटों पर दमदारी से ताल ठोकी। तो बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। ये सब तो मनु मीडिया का मनगढ़ंत झूठा कुत्सित दुष्प्रचार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सच्चाई आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बसपा के एक छोटे से कार्यकर्ता के पास कोई मीडिया वाला नहीं आता। आपने कभी देखा एनडीटीवी के रवीश कुमार को आते हुए, आज तक वालों को आते हुए, जी न्यूज वालों को आते हुए नहीं देखा ना। कौन बताएगा सच्चाई? सच्चाई आपको बसपा का छोटे से लेवल का बूथ स्तर का कार्यकर्ता बताएगा, मुझे जैसा कार्यकर्ता बताएगा। उस तक मीडिया पहुंचता नहीं है। जब पहुंचता है तो उन सबके हाथ पांव क्या पूरी आत्मा कांप जाती है। ये तो पूरी पोल पट्टी खोल देता है। बसपा का कार्यकर्ता पूरी पोल पट्टी खोल देता है। इसी का खौफ है कि जब बसपा दिखाई नहीं देती तो हम उसको झूठे दुष्प्रचार गढ़ करके कि बीजेपी की बी टीम है, कभी कुछ और कभी कुछ और, कोई ना कोई झूठे प्रोपेगेंडा गढ़ करके वो बसपा को नहीं दिखाना चाहते। जबकि आपको कितने मीडिया चैनलों ने बताया कि भारत में जो अभी वर्तमान लोकसभा चुनाव हुए उसमें सर्वाधिक सीटों पर भारत में 543 सीटें हैं, 543 आउट ऑफ 543 488 सीट्स पर अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी ने चुनाव लड़ा तो केवल बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो केवल बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा। भाजपा की इतनी औकात नहीं केंद्र में और राज्यों में सरकारी चलाने के बावजूद भी, कांग्रेस की इतनी औकात नहीं 28 दलों से गठबंधन करने के बावजूद भी इतने सीटों पर चुनाव लड़ा लेते हैं। और क्या आपको लगता है कि इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद एक भी सीट पर कोई जीतने लायक आदमी नहीं खड़ा था? एक से एक लोग खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये ईवीएम है, ईवीएम है और ईवीएम है। ये ईवीएम के नतीजे हैं, भारत की जनता के नतीजे नहीं है जी। तो ये तमाम चीजें हमने समझने की कोशिश की है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए है, प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जरिए ही बहन मायावती ये मुख्यमंत्री बन पाई है। अगर हमने साथ नहीं दिया होता तो बहन मायावती मुख्यमंत्री नहीं बन पाती है, उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और उन्होंने बताया है कि जब बसपा का शासन उत्तर प्रदेश में चला तो बसपा का शासन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी शासन था। ये तमाम चीज़ों पर हमने प्रतिक्रिया जानने समझने की कोशिश की है और तमाम जो सवाल कहने के समाज के बीच, लोगों के बीच कहने के होते हैं, वो भी हमने रूबरू करने की कोशिश की है। गोविंद जी और कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, ये चार मुद्दे सर्व समाज के, सर्व धर्म के, सभी बहुजनों के लिए सबसे आवश्यक हैं। और बहुजन समाज पार्टी कहती है हम आपको संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।